जरा सोचिए, मैदान में 50,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद हैं। हवा में मतलब एक अजीब सा तनाव है। और तभी अचानक अपनी ही टीम का एक मुख्य बल्लेबाज आउट हो जाता है। हाँ, विकेट गिरता है। और सबसे अजीब बात यह है कि पूरा स्टेडियम मातम मनाने के बजाय खुशी से झूमने लगता है। लोग तालियां बजा रहे हैं, कान फोड़ू शोर हो रहा है। मतलब किसी भी सामान्य खेल में ये पूरी तरह से पागलपन लगेगा। बिल्कुल, खेल के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा कोई कप्तान या खिलाड़ी हुआ हो जिसके मैदान पर आने का इंतजार खुद उसके ही फैंस अपनी टीम का विकेट गिरने की दुआ मांग कर करते हो। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो हमने हाल के कुछ सालों में बिल्कुल अपनी आंखों से देखी है। सही कहा आपने। तो आज के हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम अपनी रिसर्च और कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स के जरिए एक ऐसी ही कहानी के हर पन्ने को पलटने वाले हैं। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है द येलो एम्पायर, द राइज एंड फॉल ऑफ सीएसके। और मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा मिशन केवल क्रिकेट के कुछ पुराने आंकड़े या जीत हार के रिकॉर्ड गिनाना नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो असली कहानी कहीं पीछे छूट जाएगी। बिल्कुल, हमारा आज का असल उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने मतलब एक पूरी फ्रेंचाइजी की संस्कृति और उसकी रगों में दौड़ने वाले खून को ही बदल कर रख दिया। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक शहर ने एक ऐसे इंसान को सिरांकों पर बैठा लिया जो उस शहर की भाषा तक नहीं जानता था। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। हम इस चर्चा में ये भी समझेंगे कि कैसे वही चीज जो कभी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत थी, मतलब उनकी अटूट वफादारी, वो बाद में जाकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन गई। ये एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक पहलू है। बिल्कुल। और साथ ही हम उस स्थिति को भी खोलकर देखेंगे जहां करोड़ों फैंस अपने धोनी प्रेम और टीम प्रेम के बीच एक अजीब से धर्मा संकट में फंस गए हैं। तो चलिए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। देखिए, इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमारी रिसर्च हमें वापस वर्ष 2004 के चेन्नई शहर में ले जाती है। उस वक्त तो T20 या IPL का विचार शायद ठीक से पैदा भी नहीं हुआ था, है ना? सही कहा। लेकिन उस शहर में क्रिकेट कभी भी केवल एक खेल नहीं रहा, मतलब वो हमेशा से एक जुनून रहा है, एक तरह का धर्म रहा है। स्टेडियम में बैठने वाला हर एक दर्शक क्रिकेट की बारीक तकनीक को समझता है। और उसी जुनून से भरे क्रिकेट की इतनी गहरी समझ रखने वाले शहर में एक ऐसी एंट्री होती है जिसे हमारे नोट्स में एक खामोश तूफान का नाम दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी। लंबे बाल, कंधों पर कोई बोझ नहीं, आंखों में कोई डर नहीं। हाँ, और जब उस इंसान ने पहली बार वो पीली जर्सी पहनी तो चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं रही, मतलब वो धीरे धीरे एक अजेय ताकत बन गई। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल है। हाँ, बताइए। कि जो टीम मैदान पर जितनी ज्यादा आक्रामक होगी, जो कप्तान जितना ज्यादा शोर मचाएगा, उसका दबदबा उतना ही ज्यादा होगा। ये एक आम धारणा है। तो फिर ये खामोशी काम कैसे कर रही थी? मतलब क्या ये खामोशी वाकई एक सोची समझी रणनीति थी, या फिर ये सिर्फ उनका एक प्राकृतिक स्वभाव था जिसे हमने बाद में एक मास्टर स्ट्रोक का नाम दे दिया? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर सच कहा जाए तो ये उनके प्राकृतिक स्वभाव और एक बेहद चतुर रणनीति का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण था। अच्छा, तो इसे थोड़ा तकनीकी नजरिए से कैसे समझेंगे? देखिए, T20 क्रिकेट मूल रूप से अराजकता यानी कि क्योस का खेल है। हर गेंद पर हालात बदलते हैं। हाँ, पलक झपकते ही मैच पलट जाता है। बिल्कुल। तो जब मैच के आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए होते हैं तो स्टेडियम का शोर, वो जो दबाव होता है और घबराहट, वो खिलाड़ियों के दिमाग को सुन्न कर देती है। ऐसे में एक कप्तान जो विकेट के पीछे बिल्कुल खामोश खड़ा है, जो गेंदबाज के छक्का खाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वो असल में क्या कर रहा है? मतलब वो गुस्सा नहीं कर रहा, बस शांत खड़ा है। हाँ, वो उस पूरी अराजकता को सोख रहा है। वो अपनी खामोशी से अपने गेंदबाज को ये संदेश दे रहा है कि घबराओ मत, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। यानी वो उस भारी शोर के बीच अपने खिलाड़ियों के लिए एक वैक्यूम या एक सुरक्षित जगह बना रहे थे। एकदम सटीक बात कही आपने। जब सामने वाली टीम ये देखती है कि उन्होंने आपकी टीम की धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन आपका कप्तान अभी भी विकेट के पीछे ऐसे खड़ा है जैसे वो कोई T20 मैच नहीं बल्कि शतरंज की बिसात पर आराम से मोहरे चल रहा हो, तो वो खामोशी सामने वाली टीम के ही पसीने छुड़ा देती है। अरे वाह, मतलब ये खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। बिल्कुल। और उनका ये शांत स्वभाव धीरे धीरे उस पूरी टीम के DNA में जाके समा गया। और हमारे पास जो आंकड़े हैं वो इस बात की पूरी तरह से गवाही देते हैं कि यह रणनीति कितनी ज्यादा सफल रही। 10 बार IPL का फाइनल खेलना, 5 बार चैंपियन बनना और लगभग हर सीजन में प्लेऑफ तक पहुंचना। किसी भी T20 लीग में इतने लंबे समय तक ऐसा दबदबा बनाए रखना कोई मामूली बात नहीं है। सही में, मतलब ऐसा लगता था कि धोनी सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, बल्कि वो उस पूरी टीम की एक तरह से आत्मा बन चुके थे।
लेकिन खैर, जैसा कि इतिहास गवाह है, जब कोई साम्राज्य पूरी तरह से अजेय लगने लगता है, जब लगता है कि अब इस किले को कोई भेद नहीं सकता, तभी सबसे बड़े और अनपेक्षित झटके आते हैं। ये तो इंसानी इतिहास का एक बहुत ही स्थापित नियम है। बिल्कुल। और इस टीम के लिए वो बड़ा झटका साल 2016 में आया। हमारे स्रोत इस घटना को फ्रेंचाइजी के इतिहास की एक काली रात के रूप में वर्णन करते हैं। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, वो एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स को पूरे 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर कर दिया गया। हाँ, और हमारी रिसर्च यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे उस दिन पूरे चेन्नई शहर में एक सन्नाटा सा छा गया था। जो फैंस पीली जर्सी पहनते थे, उनके लिए वो सिर्फ एक टीम का बैन होना नहीं था, वो मतलब एक बहुत बड़ा भावनात्मक आघात था जिसने उनके दिलों को तोड़ कर रख दिया था। कुछ आर्टिकल्स में तो यहाँ तक लिखा गया था कि सीएसके के बिना वो आईपीएल सीजन कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिना पटाखों वाली दिवाली। मतलब एक अजीब सा सूनापन था पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी, वो ये कि टीम के लीडर की प्रतिक्रिया क्या थी। हाँ, इतनी बड़ी बदनामी हुई, इतना बड़ा आरोप लगा टीम पर, लेकिन धोनी उस दौरान भी पूरी तरह से चुप थे। वही बात है, वो अगले 2 साल पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलने गए, जो कि एक एकदम नई टीम थी, एक नया माहौल था, लेकिन उनका अपना रवैया रत्ती भर भी नहीं बदला। वही खामोश आंखें, वही अटूट इरादा। मतलब उनकी खामोशी असल में उनके दिमागी संतुलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। बिल्कुल, वो बाहरी परिस्थितियों को अपने आंतरिक संतुलन पर हावी ही नहीं होने देते थे। लेकिन फिर साल 2018 आता है, वो साल जब चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई। और यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये वापसी किसी सामान्य खेल की घटना जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर ये कैसी लग रही थी? मतलब ये बिल्कुल हॉलीवुड की उन टिपिकल एक्शन फिल्मों जैसी थी, जहाँ एक रिटायर हो चुके, दुनिया की नजरों में कमजोर पड़ चुके एक पुराने योद्धा को आखिरी जंग के लिए वापस बुलाया जाता है और वो अकेले ही अपने अनुभव से पूरी दुनिया को गलत साबित कर देता है। हाँ, ये सुन गया काफी हद तक सही है, लेकिन इस चमत्कारिक वापसी के पीछे का जो विज्ञान है, उसे समझना बहुत दिलचस्प है। अच्छा। देखिए, जब 2018 में ऑक्शन के बाद ये टीम बनी थी, तो मीडिया और क्रिकेट पंडितों ने इसे एक बूढ़ी टीम या डैड्स आर्मी कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया था। हाँ, क्योंकि खिलाड़ियों की औसत उम्र काफी ज्यादा थी। बिल्कुल, सब तरफ यही कहा जा रहा था कि धोनी का समय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि T20 तो युवाओं का खेल माना जाता है, इसमें तेज रिफ्लेक्स और असीमित ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने उसी सबसे उम्रदराज टीम को लेकर खिताब जीत लिया। वो पल जब 2018 में धोनी ने ट्रॉफी उठाई, वो महज एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, वो उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, एक बहुत ही कड़ा बयान था। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब जब आपके पास युवाओं जैसी फुर्ती नहीं थी, तो उस डैड्स आर्मी ने ये खिताब जीता कैसे? अक्सर लोग कहते हैं कि ये उनकी मानसिक दृढ़ता थी। हाँ। लेकिन ये शब्द मानसिक दृढ़ता सुनने में बहुत किताबी लगता है। मैदान पर ये मानसिक दृढ़ता असल में दिखती कैसे है? यही तो सबसे अहम सवाल है। मानसिक दृढ़ता या मेंटल रेजिलियंस का मतलब यहाँ कोई जादू नहीं था। देखिए, T20 में जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो जो युवा और अनुभवहीन खिलाड़ी होते हैं, वो अक्सर अपनी बुनियादी तकनीक भूल जाते हैं। हाँ, घबराहट में कुछ एक्स्ट्रा या अजीब करने की कोशिश करते हैं और गलतियां कर बैठते हैं ना। एकदम सही। और धोनी की उस अनुभवी टीम ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने मैदान पर कोई बहुत बड़े चमत्कार नहीं किए, बल्कि दबाव के क्षणों में वे बस अपने बेसिक्स पर टिके रहे। मतलब अपनी ताकत को पहचाना। बिल्कुल। जैसे जब डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करनी होती थी, तो जो अनुभवी गेंदबाज थे, वो नए नए प्रयोग करने के बजाय सिर्फ सटीक यॉर्कर या स्लोअर बाउंसर डालने पर ही ध्यान देते थे। और बल्लेबाजी में भी उन्हें पता था कि किस गेंदबाज को टारगेट करना है और किसे सम्मान देना है। हाँ, इसे क्रिकेट की भाषा में गेम अवेयरनेस कहा जाता है। यानी उन्होंने अपनी शारीरिक कमियों को अपने तेज दिमाग और अपने सालों के अनुभव से ढक लिया था। उन्होंने युवाओं की आक्रामकता के खिलाफ अपने उस शांत दिमाग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और ये जीत इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण थी कि उनके सोचने के तरीके में हार मान लेना जैसा कोई विकल्प था ही नहीं। सच में ये जीत वाकई बेमिसाल थी, एक तरह की किंवदंती बन गई। लेकिन खैर, यहाँ से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो वो कैसे? क्योंकि अगर हम अपने नोट्स और उनके मैनेजमेंट के फैसलों का गहराई से विश्लेषण करें, तो एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई सामने आती है। जो जीत 2018 में एक चमत्कार लग रही थी, असल में उसी जीत ने भविष्य की एक बहुत बड़ी समस्या के बीज बो दिए थे। हाँ, एक ऐसी जिद जो आगे चलकर इस साम्राज्य की नींव को कमजोर करने वाली थी। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी सफल संगठन या कंपनी की कहानी हो सकती है। बिल्कुल। हमारी रिसर्च में एक बहुत ही अहम बिंदु पर प्रकाश डाला गया है
कि कैसे एक टीम की सबसे बड़ी ताकत ही अंततः उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल जाती है। और सीएसके के मामले में वो ताकत थी उनकी वफादारी, यानी लॉयल्टी। एकदम सही। धोनी और मैनेजमेंट ने हमेशा अपने उन पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा किया। मतलब जो खिलाड़ी उनके लिए पहले मैच जीत चुके थे, उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया गया। जैसे रैना, ब्रावो, हरभजन सिंह, अंबाती रायडू, ये सभी अपने समय के बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं। लेकिन क्या इस वफादारी की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ रही थी टीम को? बिल्कुल चुकानी पड़ रही थी। अगर मैं इसे एक आसान से उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही शानदार पुरानी क्लासिक विंटेज कार हो। हाँ। उस कार से आपका एक गहरा भावनात्मक लगाव है, उसने आपको कई सुहाने सफर कराए हैं और वो गैराज में खड़ी हुई बहुत खूबसूरत भी लगती है। लेकिन अगर कोई उसी विंटेज कार को आज की आधुनिक फॉर्मूला 1 रेस में उतारने की जिद करे तो क्या होगा? जाहिर है वो कार रेस कभी नहीं जीत सकती। बिल्कुल, क्योंकि विंटेज कार दिखने में भले ही खूबसूरत हो, पर उसमें आज के फॉर्मूला 1 रेस वाले आधुनिक सेंसर्स, डेटा एनालिटिक्स और एरोडायनामिक्स तो नहीं है ना? सही बात है। ठीक वैसे ही आधुनिक T20 क्रिकेट लगातार बदल रहा था। ये अब सिर्फ अनुभव का खेल नहीं रहा था, बल्कि मैचअप्स और डेटा का खेल बन चुका था, जहां पुरानी गट फीलिंग हर बार काम नहीं आती। आपकी ये तुलना एकदम सटीक है और इसके पीछे के असली तंत्र को बहुत अच्छे से समझाती है। मैनेजमेंट की इस मानसिकता का अगर हम बारीकी से विश्लेषण करें तो ये बिल्कुल एक क्लासिक बिजनेस के स्टडी की तरह काम करती है। वो कैसे? ये दिखाती है कि कैसे पुरानी सफलताओं का मोह, जिसे हम अंग्रेजी में नॉस्टैल्जिया कहते हैं, वो भविष्य की रणनीतियों को लेकर इंसान को अंधा कर देता है। आप ऑक्शन टेबल को ही देख लीजिए, वहाँ क्या हो रहा था। हाँ, जब बाकी सभी टीमें लगातार इवॉल्व कर रही थी, नए डेटा का इस्तेमाल कर रही थी और नए युवा खिलाड़ियों पर भारी निवेश कर रही थी, तब ये मैनेजमेंट बस उन्हीं जांचे परखे पुराने नामों को वापस खरीदने में लगा हुआ था। मतलब वे भविष्य के लिए कोई नई टीम नहीं बना रहे थे, बल्कि वे बस अपने अतीत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। सटीक शब्दों में आपने इसे बयां किया। ऑक्शन टेबल पर कोई बड़े और साहसिक फैसले नहीं लिए गए और इसका जो सीधा असर था वो उनकी बेंच स्ट्रेंथ पर पड़ा, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। हाँ, अगर कोई मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उसकी जगह लेने के लिए कोई तैयार युवा खिलाड़ी वहाँ मौजूद ही नहीं था। और बात सिर्फ टीम की संरचना की नहीं है, खुद धोनी की जो शारीरिक क्षमता थी उसमें भी अब वो पुरानी बात नहीं रही थी। रिसर्च एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। सही कहा। देखिए, एक दौर था जब विकेट के पीछे धोनी के हाथ दुनिया में सबसे तेज माने जाते थे। उनकी स्टंपिंग की प्रक्रिया इतनी तेज होती थी, मतलब गेंद को पकड़ना और गिलियां बिखेरना, कि बल्लेबाज को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिलता था। लेकिन उम्र के साथ उनकी रिफ्लेक्सेस धीमे हो रहे थे। ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर एथलीट के साथ होती है। बिल्कुल, लेकिन क्या इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी रणनीतिक भूल नहीं थी? हाँ, खेल हो या व्यापार, जब भावनाएं आपके तार्किक फैसलों पर हावी हो जाते हैं तो पतन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। सही कहा। इस पुरानी दुनिया में जीने की जो जिद थी, इस विंटेज कार को चलाते रहने की जिद ने मैनेजमेंट को तो प्रभावित किया ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा और गहरा असर उन फैंस पर पड़ा जो हमेशा से इस फ्रेंचाइजी की रीढ़ रहे हैं। फैंस का नजरिया। हाँ, और अब वे एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक धर्म संकट का सामना कर रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था। और वो धर्म संकट अब मैदान पर बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा है। अगर आप वर्ष 2023 और 24 के घटनाक्रमों को देखें, 2023 में टीम ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन उस जीत के जश्न के बीच भी एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था, कप्तानी का। हाँ। और फिर हमने देखा कि धोनी ने खुद बीच सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंप दी। ये एक तरह का साफ संकेत था कि धोनी भी इस बात को भलीभांति समझ चुके थे कि मेरा वक्त अब पूरा हो रहा है। और फिर 2024 का वो दौर आता है जहां धोनी का रोल महज एक फिनिशर तक सिमट कर रह गया। कई बार तो मैंने देखा कि वो बल्लेबाजी करने भी बहुत नीचे, मतलब नंबर 8 या 9 पर आते थे। हाँ, और यहाँ जो फैंस का व्यवहार था वो मनोविज्ञान के छात्रों के लिए अध्ययन करने लायक है। हमारे आर्टिकल्स के अनुसार मैच का परिणाम चाहे जो भी हो, टीम जीत रही हो या हार रही हो, टारगेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फैंस को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। मतलब वे सिर्फ इसी इंतजार में बैठे रहते थे कि कब उनकी अपनी ही टीम का कोई बल्लेबाज आउट हो और धोनी मैदान पर कदम रखें। और ये सच में एक बेहद उलझन पैदा करने वाली स्थिति है खेल के लिए। तो इस सब का असल मतलब निकाला क्या जाए? क्या डाई हार्ड फैंस के लिए अब टीम की जीत से ज्यादा सिर्फ धोनी की एक झलक देखना या उनका मैदान पर आना ज्यादा अहम हो गया है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वफादारी का मतलब एक पूरी टीम से सिकुड़कर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित हो गया है? हमारी रिसर्च यहाँ स्पष्ट रूप से कहती है कि फैंस का ये धोनी प्रेम और टीम प्रेम आपस में बहुत बुरी तरह से टकराने लगा है। और इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, और ये सवाल सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये नेतृत्व यानी लीडरशिप और सिस्टम डिजाइन का एक बहुत बड़ा सवाल है। कॉर्पोरेट दुनिया में इसे अक्सर फाउंडर सिंड्रोम या कर्स ऑफ कॉम्पिटेंस कहा जाता है। ये थोड़ा भारी शब्द है, क्या हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये फाउंडर सिंड्रोम आखिर है क्या और ये इस टीम पर कैसे लागू होता है? बिल्कुल, आसान शब्दों में अगर कहूं तो जब एक सिस्टम पूरी तरह से किसी एक जीनियस व्यक्ति के दिमाग के इर्द गिर्द डिजाइन किया जाता है तो वो सिस्टम उस व्यक्ति के रहने तक बहुत शानदार तरीके से काम करता है। हाँ, वो तो है। लेकिन समस्या तब आती है जब वो व्यक्ति उस सिस्टम से बाहर जाने लगता है, क्योंकि इतने सालों में उस पूरे सिस्टम ने खुद से सोचना नहीं सीखा, उसने सिर्फ उस लीडर के आदेशों का पालन करना सीखा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, और सीएसके की असली समस्या अब मैच जीतना या हारना नहीं रह गई है। उनकी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है एक नई पहचान, यानी एक आइडेंटिटी की खोज। क्योंकि जब तक धोनी कप्तानी कर रहे थे, टीम का वो शांत स्वभाव, उनका निर्णय लेने का तरीका, सब कुछ धोनी का अपना स्वभाव था। बिल्कुल, लेकिन अब क्या? ऋतुराज गायकवाड़ निस्संदेह एक बहुत ही बेहतरीन, शांत और होनहार खिलाड़ी हैं, लेकिन वे धोनी नहीं हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि उन्हें धोनी होना भी नहीं चाहिए। एकदम सही। यही वो बिंदु है जहाँ नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों का मोह खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, नॉस्टैल्जिया पर ट्रॉफियां नहीं जीती जाती। बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो सीएसके 2024 में एक क्रिकेट टीम से ज्यादा एक पुरानी यादों का म्यूजियम बनकर रह गई थी। लोग एक प्रतिस्पर्धी T20 मैच देखने नहीं जा रहे थे, बल्कि एक गुजरते हुए सुनहरे दौर को अलविदा कहने जा रहे थे। बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि धोनी का कद, उनकी छाया इतनी विशाल हो चुकी है कि उस नई टीम को, उस नए कप्तान को छाया के बाहर स्वतंत्र रूप से सांस लेने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। मैनेजमेंट का पुरानी सफलताओं से इस तरह चिपके रहना, स्टैंड्स में गूंजता सिर्फ एक ही नाम और ड्रेसिंग रूम में धोनी की लगातार मौजूदगी, ये सब भले ही अनजाने में हो रहा हो, लेकिन एक नए युग की शुरुआत में एक बड़ी बाधा बन रहा है। हाँ, एक नए लीडर के पनपने में ये रुकावट तो पैदा कर ही रहा है। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि उस अजय येलो एम्पायर का अंत हो चुका है? क्या इस साम्राज्य के दिन अब सच में लग चुके हैं? देखिए, हमारी रिसर्च और क्रिकेट का इतिहास दोनों ही इसका जवाब ना में देते हैं। ये किसी टीम का अंत नहीं है। तो फिर ये क्या है? बल्कि ये एक बदलाव का दौर है, एक ट्रांजिशन फेज है। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस टीम को आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे सबक सीखने होंगे जो खुद धोनी के जीवन और उनकी कप्तानी के शुरुआती दौर से निकाले जा सकते हैं। जैसे कि उनका सबसे बड़ा मंत्र, प्रोसेस पर भरोसा करो, यानी ट्रस्ट द प्रोसेस। परिणाम के पीछे भागने के बजाय हमेशा उस प्रक्रिया को मजबूत करो जो सफलता तक ले जाती है। हाँ, मुझे याद है धोनी ने 2007 में जब भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी तो उन्होंने भविष्य की टीम बनाने के लिए कई कड़े फैसले लिए थे। बिल्कुल लिए थे, और आज सीएसके मैनेजमेंट को भी वही निर्ममता दिखानी होगी। उन्हें धोनी की लेगेसी को पूरे सम्मान के साथ याद तो रखना होगा, लेकिन अब उन्हें उससे आगे भी निकलना होगा। सही बात है। हर महान युग का एक ना एक दिन अंत तो होता ही है, लेकिन ये भी सच है कि हर अंत के साथ एक नई कहानी की नींव भी रखी जाती है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को क्रिकेट के मैदान से बाहर निकाल कर एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक खेल फ्रेंचाइजी की कहानी नहीं रह जाती है ना? बिल्कुल नहीं, ये आम जिंदगी, कॉर्पोरेट दुनिया और किसी भी वर्क प्लेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो कैसे? ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपनी पुरानी सफलताओं के नशे से बाहर आना सीखना चाहिए। जो रणनीति कल काम कर रही थी, जरूरी नहीं कि वो आज भी काम करे। एक सही समय पर बदलाव को, यानी एवोल्यूशन को स्वीकार करना आना चाहिए। नए विचारों और नए लोगों को जगह देना और पुरानी जिद को छोड़ना ही लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र तरीका है। एकदम सटीक बात कही आपने। सच में ये पूरी कहानी भावनाओं, रणनीति, वफादारी और समय के चक्र का एक बहुत ही अद्भुत मिश्रण है। एक अकेले व्यक्ति ने अपने शांत स्वभाव से पूरे सिस्टम को खड़ा किया, उसे शिखर तक पहुंचाया, लेकिन उसी शिखर की चकाचौंध ने आगे का रास्ता धुंधला कर दिया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तो इस गहराई से किए गए विश्लेषण को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार जहन में आता है, जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, जब एक लीडर का कद इतना बड़ा हो जाए कि उसके जाने के बाद आने वाली पीढ़ी उसकी परछाई से बाहर ही न निकल पाए, तो क्या इसे उस लीडर की सबसे बड़ी सफलता माना जाएगा, या फिर भविष्य की पीढ़ियों को स्वतंत्र रूप से तैयार करने में एक सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।